नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी शो है रूबरू। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हैं जनाब सिराज ज़ैदी जी। नेशनल है आयरलैंड के। आयरलैंड में तकरीबन पिछले 20-25 साल शायद उनको हो गए, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सही जो जानकारी है उन्हीं से लेंगे। एक्टर हैं और केवल एक्टर नहीं हैं, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें, फ़िल्म विधा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, सारे वो काम जो आप सोच सकते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आयरलैंड में हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की पौध लगाना, जो शायद अब एक वटवृक्ष बन चुकी है कुछ लोगों के लिए या फिर एक पेड़ की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगा, मेरी समझ ये कहती है। क्योंकि आयरलैंड में सबसे पहली इंडियन फ़िल्म लेके जाने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। आज हमें मौका मिला क्योंकि आयरिश फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है सेकंड संस्करण, जो दूसरा संस्करण है उसका, उसके लिए वो उस सिलसिले में यहाँ थे। तो मौका मैंने सोचा ना गवाया जाए, बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत आपका सिराज साहब। थैंक यू हर्ष भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। सिराज साहब, मैं दरख्वास्त ये करूँगा, मुझे हर्ष कहें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी। तो सिराज साहब, आपकी पैदाइश लखनऊ की है। जी। कुछ शहर ऐसे हैं, आप उनसे निकल तो सकते हैं, मगर वो शहर आपके अंदर से नहीं जाते। बहुत खूब, सही तो कहा आपने। सिराज साहब, ये जो लखनऊ था, मैं आपकी नज़र का वो लखनऊ, वो कैसा था? क्या याद है लखनऊ की आज भी? और आपकी इस पूरी जर्नी में लखनऊ का कितना एक हाथ रहा? देखिए, लखनऊ शहर जैसा आपने बहुत सही कहा कि एक तहज़ीब से जुड़ा हुआ शहर है, उसकी अपनी सभ्यता है, उसका अपना अंदाज़ है और उस शहर में जो भी पैदा होता है और बड़ा होता है, जैसा कि मुझे शरफ़ हासिल हुआ, वो एसेट बन जाता है आपका पूरी ज़िंदगी तक। और ऐसे और भी शहर हैं, मैं लखनऊ नहीं कहूँगा, और भी शहर हैं, लेकिन लखनऊ की एक अपनी पहचान है और इस तरह से मैंने वहाँ पर पैदाइश हुई मेरी, उसमें मेरे माता-पिता का श्रेय जाता है, उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। लेकिन उस जर्नी थी वहाँ पर मेरी स्टूडेंट जर्नी, देखिए आई ओनली स्टेड देयर फॉर 18-19 इयर्स फ्रॉम प्राइमरी स्कूल अप टू द यूनिवर्सिटी लेवल। क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आई लेफ्ट लखनऊ फॉर दिल्ली फॉर अ ईयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो लखनऊ आपके अंदर समा जाता है क्योंकि जो वहाँ का काम करने का तरीका, लोगों का जो बोलचाल का तरीका, मैं टेलीविज़न और रेडियो से लखनऊ शहर से ही जुड़ गया था क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो बड़ा अच्छा एक वहाँ पर सेंटर था लखनऊ में, बीइंग ए कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये चीज़ें बड़ी डेवलप थी वहाँ के जी, उस वक़्त, मैं अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। मेरा दूरदर्शन में भी इंटरव्यू उस ज़माने में हुआ था, किसी अच्छा। ने लिया था। बात तो एक प्रोग्राम आता था वहाँ पर, उसको कहते थे एक्चुअली नाम तो नहीं याद मुझे प्रोग्राम, एनीवे क्योंकि मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था टेलीविजन सीरियल में, टेली प्लेज में। तो पहला टेली प्ले मैंने किया था पाषाण युग। पाषाण युग। पाषाण युग जो कि बहुत बड़े राइटर हैं, गजानन जागीरदार साहब, वो अब जी, नहीं रहे। वो फिल्म उमराव जान में भी उन्होंने रोल अदा किया है, छोटा सा कैरेक्टर। तो ही इज अ वेरी क्रेडिबल डायरेक्टर। जी। उन्होंने लिखी थी वो प्ले, वो किया। फिर अलादात खां एक था, गधा मैंने किया राजन सबरवाल साहब के साथ। तो काफी प्लेज मैं टेलीविजन पे ऑलरेडी कर रहा था और साथ साथ ये सोच रहा था कि शायद यही एक अच्छा प्रोफेशन है। तो लखनऊ में उसकी शुरुआत हो चुकी थी और जी, ये सब काम होते थे लखनऊ में, लेकिन स्केल बहुत छोटा था, इसलिए वहां से वो सब चीजें तो चली रही थी, साथ साथ एजुकेशन चल रही थी, लेकिन बड़ा विजन दिमाग में था कि बड़ी जगह जाना है और मुंबई लक्ष्य था, जो कि हर नौजवान का लक्ष्य उस समय यही था, मेरा भी वही था। वहाँ पर मुझे बहुत अच्छी फ्रीडम थी, एजुकेशन अच्छी थी, स्पोर्ट्सशिप अच्छी थी, मैं टेबल टेनिस खेलता था, जी, स्पोर्ट्स स्टेडियम जाता था, स्विमिंग करता था, साइकिलिंग करता था, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो ऑब्सेशन था, जो डोमिनेंट कल्चर था, वो था जी, सिनेमा का। बच्चन साहब छाए हुए थे सिनेमा में उस वक्त। उनकी फिल्में हमसे छूटती नहीं थी। कोई मौका हुआ, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई स्कूल की छुट्टी हो, हम सीधे सिनेमा भागते थे, 3-4 दोस्त मिलके हम लोग। और शर्त लगती थी कि कौन कितने टिकट लेके आता है और फिर हम उसको बांटते थे। तो एक सिनेमा का जो कल्चर था,
हमारे पास 27 थिएटर थे उस वक्त लखनऊ में, और 27 थिएटर में हम लोग बैठ के देखते थे न्यूज़पेपर के पेज को, जिसमें सब सिनेमा की लिस्टिंग होती थी कि आज कहाँ क्या कि लगा है। कहाँ से चलना है, कौन सी रिलीज हुई है, कौन से नया, और उसमें कंपटीशन लगता था हम तीनों चारों दोस्तों में कि कितनी फिल्में किसने देख रखी हैं। जी तो अक्सर ऐसा होता था, मैं जीतता था कि सारी 27 फिल्में जो लगी हुई हैं वो सब मैंने देख रखी हैं, और जो कोई छूटी है तो वो मुझे दिखना है मुझे। जी शुरू से मेरा इंटरेस्ट ये था कि सिनेमा जाना एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, कुछ सीखने जाना है। बिल्कुल तो मैं एक नोटबुक रखता था, एक पेन रखता था जिसके पीछे टॉर्च होती थी, और मैं लिखता था सिनेमा के अंदर बैठे हुए। ऑडियंस बराबर में देखती थी, ये बंदा फिल्म देखने आया है, ये कुछ और करने आया है, क्योंकि मैं हर एंगल से देखता था उस फिल्म को। एक्टिंग जो होती थी उसमें कि ये कैसे सीन हुआ, इसने क्या डायलॉग बोला, चाहे वो दिलीप साहब की फिल्म हो, चाहे वो राजकुमार की फिल्म हो, चाहे वो बच्चन साहब की फिल्म हो, जितेंद्र की फिल्म हो, उसमें जो स्टडी का एलिमेंट होता था, बहुत कुछ आप सीखते हैं। आज वही फिल्म स्कूल में पढ़ाया जाता है, FTII में आइए, केस स्टडीज के तौर के ऊपर बच्चों को ये देखो बेटा, इसमें इसने ये काम किया है, ऐसे काम किया है। तो मारवा स्टूडियो में भी यही फिल्म में होता है। तो दैट वाज वॉलंटरली आई वाज डूइंग दैट वर्क इंडिविजुअली इन द सिनेमा इन लखनऊ। तो एक्चुअल जो कीड़ा था, जो प्रिपरेशन का वो था ग्राउंड, वो वहां बन चुकी थी। फिर मैं बाहर निकला, दिल्ली आया, 1 साल 1.5 साल यहाँ रहा। MCRC में पहले बैच में एडमिशन हो गया मेरा, जिसका मेरा बिल्कुल दिल नहीं था करने का, क्योंकि वो मीडिया का कोर्स था। मीडिया मुझे करना नहीं था, मुझे एक्टिंग करनी थी। तो लंदन में मेरे भाई साहब थे, बड़े भाई साहब, उनसे मेरी बात हुई। उनका देखो तुम सबसे छोटे हो घर के, कोई इस प्रोफेशन में है नहीं, मुझे क्लू नहीं है इसका, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम्हें शौक है, तुम्हारा एडमिशन हुआ है, तुम आ जाओ, अगर हो जाता है एडमिशन इसमें तो तुम कंटिन्यू रखना इसको, वरना वापस जाके कंटिन्यू करना मीडिया कोर्स को। तो मैं लंदन चला गया। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। ओके। बाकी एक चीज़ मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमने बात की लखनऊ की तो सबसे पहले आई तहजीब, तमीज़, ज़बान, नज़ाकत, नफासत। ज़बान के साथ मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि आज भी किसी भी एक ऐसे एस्पायरिंग एक्टर के लिए, एस्पायरिंग फिल्म मेकर के लिए, मान लिया बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में और इस तरफ है, मगर वेस्ट अभी भी एक प्रतिमान है। हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बोला जाता है इस तरीके से कि हॉलीवुड की ये पिक्चर इन्होंने की है, अगर कोई जाता है। फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एज एन एक्टर, जो जबान थी आपकी, जो लखनऊ ने दी थी आपको, जो विरासत में मिली थी आपको, वो किस तरह से काम आई, किस तरह से पेश आई जब आप यहाँ से आयरलैंड पहुंचे या उससे पहले लंदन पहुंचे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए उस वक्त वो जबान तो हमारी मार दी गई, क्योंकि उस वक्त हमको लंदन ड्रामा स्कूल में ये सिखाया गया कि आप इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं। हाँ। तो आपकी इस इंडियन एक्सेंट को हमें स्ट्रिप करना है, और आपको दूसरी एक्सेंट में इंग्लिश सीखना पड़ेगी, फोनेटिकली। ओके। दैट फोनेटिकली मुझे समझाया गया कि किस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि आपके यहाँ जो इंग्लिश बोली जाती है इंडियंस, वो बोलते हैं गलत इंग्लिश। क्यों? क्योंकि उनके एम्फेसिस जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, वावल साउंड्स में और कॉन्सोनेंट साउंड्स में डिफरेंस है। जैसे हम कहते हैं डेवलपमेंट, वर्ड डेवलपमेंट नहीं है, वर्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो वी के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है। तो दैट्स हाउ I was trained as an actor, first thing, to work on my speech as an actor. Because if they said if you're going to work in this country, you must speak proper English, जिसको PR accent कहते हैं, receive pronunciation. Okay. RP accent. RP accent जो है receive pronunciation, जो कि आपको शेक्सपियरियन थिएटर में मिलेगा। हाँ बिल्कुल। शेक्सपियरियन थिएटर में जो एक टेक्निकली जो टेक्निकली एक्टर होता है, जो कि हमारी स्क्रिप्ट्स होती थी ड्रामा स्कूल में, जी। ज्यादातर हमको क्लासिकल स्क्रिप्ट के ऊपर काम कराया जाता था। और क्लासिकल में जो आप एक्सेंट सीखते हैं और जो स्पीचेस आप डिलीवर करते हैं, दे आर वेरी पावरफुल स्पीचेस एंड डिफिकल्ट टू स्पीक। तो उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। वो काम तो जो आपने जबान की बात कही, मेरी वो जबान जो थी वो तो वहां खत्म हो गई, लेकिन हाँ कल्चर में, घर में और इधर उधर तो हमने उसको बरकरार रखा, उसको हमने अलाइव रखा, क्योंकि भाई वो विरासत है हमारी, वो एक हमारी हेरिटेज है, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन काम के हिसाब से वहां पर कोई हिंदी उर्दू थिएटर नहीं था जिसको जो काम आता मेरे।
तो मुझे तो काम करना था वो इंग्लिश में काम करना था, तो दैट्स हाउ। अच्छा, इंडियन इंग्लिश का कोई वेलकम नहीं था वहाँ, वो उसका उसका मजाक उड़ाते थे वहाँ वो लोग। भी लंदन की बात कर रहे या हैं। लंदन में वो पीटर सेलर एक एक्टर होता था, बहुत बड़ा एक्टर हुआ है लंदन का। वो पीटर सेलर इंडियन एक्सेंट की कॉपी करता था, और यू वांट टू टॉक टू मी लाइक दैट, आई वांट टू टॉक टू यू लाइक दैट, हाउ डू यू से दैट। तो जिस तरह हम लोग इंग्लिश बोलते हैं उसकी वो अंग्रेज एक्टर कॉपी करता था। वो बहुत बड़ा कॉमेडी शो था वहाँ, अच्छा। पीटर सेलर का, आप गूगल करिए मिलेगा आपको। जी जी जी। सो दैट्स हाउ फर्स्ट टाइम आई बिकेम अवेयर that my English is not right. I have to learn जी proper English if I have to survive in this industry as an जी actor, जी whether it's in theater, whether in television or in cinema. I have to work on my accent. And that's what the 2-year training, I was trained under Andrew Jack, ओके which is one of the biggest speech therapist है, और थिएटर एक्टर्स को ट्रेन करता है वो मेरा टीचर था एंड्रू जैक। उसने मुझे सिखाया डिफरेंस बिटवीन इंडियन इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, दे आर ऑल डिफरेंट इंग्लिश, Right. स्कॉटिश इंग्लिश स्कॉटिश या आयरिश इंग्लिश इवन। तो ये डिफरेंसेस जो थे हमने फिर पढ़ना शुरू किए, समझना शुरू किए। फिर हमको डिक्शनरीज दी गई कि देखो ये इसकी डिक्शनरी है, इससे ये सीखो, इससे। सो जब हमको स्क्रिप्ट मिलती थी तो आई यूज टू ट्रांसलेट माई डायलॉग फोनेटिकली, ओके एंड देन उसको हम रटते थे, याद करते थे, और उसके ऊपर रिहर्स करके हम शूट करते थे। So that was my process. देखिए, language is a very important thing, as I always say that, and we've been taught this. In this business, audience cannot touch you, audience cannot feel you, audience cannot embrace you. Only two things audience can do. One is to hear you and to see you. So दो चीजों के ऊपर आपको काम करना है आपके। ऑडियो विजुअल। Absolutely, it is an audiovisual media. So you must work on your speech, on your voice, and your personality, your look. Whatever the look is God has given you, you maintain it How do you tooth and carry nail. You don't need a bodybuilder. You don't need to become Salman Khan. No offense to Salman Khan, but good luck to him if he has a wonderful body. But for an actor, we have proven in the industry, in Indian industry, likes of Om Puri, likes of Nawazuddin, likes of so many good actors, they have not a bodybuilding personality, but their personality is active. So physically you have to be very active, and you keep your instruments, internal and external, alive and polished. Great. But there's this one thing that I believe, what I understood was, मेरा पता नहीं अंग्रेजी क्यों निकलने लगा क्योंकि दिमाग में वो अंग्रेजी चीज चल रही थी। वो ये कि सर साहब जब हम उर्दू बोलते हैं तो जी। सबसे पहले कि हमारा लहजा और तलफ़्फ़ुज़ ये साफ हो जाता है, साफ शफाफ बिल्कुल। एकदम। अब फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी जबान बोल रहे हैं। जब हम अपनी जबान का जो ऑर्गन जो है, जो अंग है, जब इसका इस्तेमाल, इस पूरी अपनी कैविटी का इस्तेमाल ढंग से करना जानते हैं, सही बात, किस स्वर को, किस चीज को कैसे आएगा वो, तो फिर कोई भी जबान बोल पाना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। बेशक। अगर स और श का अंतर जो है आपको वही बुनियादी रूप से अगर खराब है और नहीं है, उसमें खराब होने का मतलब ऐसा है कि आप वो समझ नहीं पा रहे कहाँ क्या आना है, वो चला जा रहा है। तो वो अंग्रेजी में भी शायद वो वही चीज है, वो है। होता यही है, इंग्लिश में अगर आप समझते नहीं हैं तो गलती करेंगे। गलती बिल्कुल होगी। आप गलती नहीं होगी जब आप समझते हैं, तो उसको आप काम करेंगे। अब मुझे एक एग्जांपल याद आता है, क और ख और ये सब जो है हिंदी और उर्दू के डिफरेंसेस हैं। जी बिल्कुल। नुक्तों के डिफरेंसेस है। कहाँ? हाँ, पा है, फा है, फिर नहीं है, ये फिर है। तो यहाँ हाँ, फूल है, फूल नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं वो तब आएंगी आपको जब आपकी नॉलेज होगी दोनों अच्छा लगता है वो। नॉलेज होगी अगर आपके पास। अगर नॉलेज नहीं है तो बाय मिस्टेक यू विल मेक ए मिस्टेक। You will by default you will make a mistake. You will fall for something which sounds better. Correct. जैसे फूल सुनने में ना थोड़ा फूल इजी जा रहा है, हाँ, तो वो लगता है कि फूल होगा। फूल है वो, फिर है बिल्कुल। That's exactly what it is. So लखनऊ में ये एक उर्दू थी मेरी घर की जबान, माहौल की जबान, तो उससे एक हेरिटेज मिली, उससे एक कॉन्फिडेंस मिला। और अब एक फिल्म थी जुबैदा, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, मनोज बाजपेयी की। अब मनोज बाजपेयी ने उसमें, आप देखिए दोबारा जाके उसको, और मैं दर्शकों भी यही कहूंगा कि देखें उस फिल्म को। उसमें उन्होंने एक लफ्ज यूज किया है बेगम साहब, वो रेखा के लिए। रेखा थी उसमें या वो थी करिश्मा कपूर रॉयल का रोल किया था उसने बेगम साहब कहा है।
अब वो बेगम साहब तो नहीं है, बेगम बेगम साहब है, उसने कहा लेकिन नहीं है। हाँ अब उसमें क्या, श्याम बाबू ने डायरेक्ट करी है, श्याम बेनेगल की फिल्म है, और कैसे गलती हुई उनसे। इसीलिए देखिए हॉलीवुड में क्या होता है और बाहर की फिल्मों में, वहां पर डिक्शन और डायलेक्ट के कोचेस दिए जाते हैं डायरेक्टर को। ओके। तो वो एक्टर्स के साथ काम करते हैं, जो भी कैरेक्टर है उसका अगर डिक्शन और डायलॉग की डिमांड है तो वो डिक्शन का कोच जो है वो उनको कोच करेगा सेट के ऊपर, सेट से पहले रिहर्सल्स में, कि देखो बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ये यहाँ पर ये काम क्यों नहीं हो सकता। तो बिल्कुल। जो जा और जा में डिफरेंस हो रहा है सिनेमा के ऊपर, बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो इस तरह से बोलते हैं, तो एम्बैरेसिंग होती है ये चीज कि आप कोई कोई भी भाषा बोलिए, शुद्ध बोलिए आप, और उसका फिर जो कैरेक्टर निकल के आएगा जी। वो बिलीवेबल होगा। बिल्कुल। सो एक्टिंग इज अ बिलीवेबिलिटी। राइट। तो यू मेक ऑडियंस बिलीव व्हाट दे आर वाचिंग इज रियल। राइट। झूठ परोसते हैं हम हाँ, लोगों को झूठ पर ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इतने बिजनेस कन्विक्शन में। के साथ कि लोगों को सच लगे। करेक्ट। अच्छा सिराज साहब, अब मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि एक तो चलिए चीज हो गई कि हम यहाँ से लंदन गए इसलिए कि हम सीखना चाहते थे चीजें, और वहाँ एक अच्छी जगह हमको मिली। वहां से फिर आयरलैंड जाना, और आयरलैंड भी इस तलाश में शायद कि भाई अपना हम काम कुछ करें वो, मगर फिर पूरा बॉलीवुड जो है, पूरा फिल्मी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है, वहां उठा के ले उसको जाना। पूरा लेके जाना, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। खुद अपने लिए काम करना और किसी एक एक गोल को लेकर काम करना, वो चीजें थोड़ी अलहदा हैं। हम्म। उसके बारे में मैं चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल। मैं बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज के लिए काम कर रहा था एज ए ब्रॉडकास्टर, मुझे जॉब मिल गई थी ड्रामा स्कूल के बाद। जी। तो बीबीसी में एक सर्विस होती थी, हिंदी सर्विस। तो हिंदी सर्विस में मुझे एक अच्छा ओसी ओसी के नाम से और साइड कंट्रीब्यूटर होता है, जी। तो उसमें मैं एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहा था। तो यहाँ से इंडिया से सेकॉन्डमेंट पे प्रोड्यूसर्स जाते थे उस जब। सेकॉन्डमेंट। सेकॉन्डमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर थ्री अच्छा। इयर्स 2 इयर्स 4 इयर्स। तो जैसे रमा पांडे दूरदर्शन का बहुत बड़ा नाम जी थी, जी जी। मनोज पांडे, भटनागर, परवेज आलम, ये लोग सब इस पे गए हुए थे। तो इनका, ये लोग लोकल आर्टिस्ट के साथ मिलके काम करते थे। जी। तो आई वॉज वर्किंग विद देम एज अ रेडियो प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर। वहां एक मुझे किसी प्रोड्यूसर ने कहा कि हैव यू बीन टू आयरलैंड, देयर इज अ लॉट ऑफ थिएटर गोइंग ऑन एंड यू बिलोंग टू थिएटर, व्हाई कांट यू डू अ डॉक्यूमेंट्री ऑन यू नो द आयरिश थिएटर। डबलिन थिएटर फेस्टिवल एक होता है बड़ा अच्छा वहां पर, तो वी वांट टू मेक अ रेडियो डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट। डबलिन फेस्टिवल। डबलिन में आप, मैंने कहा नो आई हैव नेवर बीन टू आयरलैंड, आई हैव नेवर बीन टू डबलिन, बट आई वुड लव टू, एंड इफ यू फाइनेंस इट आई वुड लव टू। So I said, yes, buy the ticket, go. And so they financed my ticket, and I went to, I took a boat actually. At that time, Thousand there's a Island। sea and between the two countries. It's an island nation. Yeah। It's a tapu hai Island। wo to. जी So that's how I end up in going to Dublin. So I did a documentary, 2 hours ki documentary, see, radio documentary. जी जी। I made that on the Dublin Theatre Festival. I interviewed people. वहाँ के लोग बड़े अच्छे लगे मुझे, अच्छा। और कहीं ना कहीं वो तहजीब जो मेरी लखनऊ की थी वो बड़ी, मुझे लगा कि ये लोग बड़े शरीफ लोग हैं बड़ा दिल से मिलते हैं, इज्जत करते हैं आपकी, एंड ऑल दैट। तो एक बेसिक शराफत थी लोगों के बिल्कुल, अंदर। मैं इस बात से बिल्कुल मैं बढ़ाऊँगा आगे, क्योंकि कल डिप्टी एम्बेसडर यहाँ थे, जी। रेमंड साहब, रेमंड जी। मोहन साहब, तो उनसे भी ऐसे ही बातचीत का मौका मिला, और पहली चीज़ उन्होंने यही कही कि ये सारी जितनी भी फ़ॉर्मेलिटी है छोड़िए, कॉल मी रेमंड। करेक्ट। ये ऐसा आप एक व्यक्ति हैं जिनके साथ प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है, हम्म। यू आर अ डिप्लोमैट, दैट्स राइट। मगर फिर भी उस चीज़ को छोड़ देना वो बड़ी खूबसूरत चीज़ उनके थी। अंदर एल्स एंड ग्रेस नहीं है हुँ। कुछ, उनके अंदर बड़प्पन नहीं है, दे आर डाउन टू। इसीलिए हमारे बड़े बड़े स्टार मैंने काम किया, मैंने पीएस ब्रॉसनन के साथ काम किया, मैंने डैनियल डे लुइस पीयर्स के साथ ब्रॉसनन, किया, ग्रेट। ऑल बड़े बड़े एक्टर्स के हुँ। साथ काम किया, आयरिश एक्टर्स, ब्रेंडन ग्लीसन के साथ काम किया ओके। मैंने। एक फिल्म, एक टेलीविजन सीरीज थी ग्लेन रो, ग्लेन रो, ग्लेन ओके। रो, उसमें काम किया, छोटा सा मेरा रोल था, टर्किश वेटर का रोल, अच्छा। तो वो किया। ब्रेंडन ग्लीसन इज हॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है आजकल, और आयरिश बंदा है। इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं वो, उनके अंदर स्टारडम नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर सड़कों के ऊपर ऐसे ही नॉर्मल जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कोई उनको अटैक नहीं करता, कोई उनको क्रेजी नहीं होता फोन लेके कि मैं सेल्फी सेल्फी ले लो खींचू जी, ये सेल्फी ले होगा। लो जी। ये कल्चर ही नहीं है वहाँ का, क्यों? क्योंकि दे आर सिंपल पीपल। तो वो चीज जो है, मैंने उनको, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, मैंने कहा दिस इज इंसानियत। हुँ। तो यहाँ रहने का दिल करा मेरा। वहां ठीक। पर लकीली फिर मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया, कम्युनिटी थिएटर प्रोजेक्ट। जी, जी।
तो दैट वाज गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट ऑन अंडर प्रिविलेज, जो वहाँ के आयरिश बच्चे थे उनके साथ थिएटर करने का मौका मिला मुझे। अच्छा। और वो भी एक कोर्स की शेप में। उन्होंने कहा आप एक कम्युनिटी प्रोग्राम करिए, CDP कहलाता था वो, कम्युनिटी ड्रामा प्रोजेक्ट। तो जो बच्चे स्कूल नहीं गए, ड्रॉप आउट हैं, ये लड़के लड़कियां, उनको किस तरह से आप ड्रामा के थ्रू कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते ओके। हैं, यू नो। सो दैट वाज अ प्रोजेक्ट, वेरी अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज, एंड आई एक्सेप्टेड दैट। गुड मनी, गुड सैलरी, सो आई टुक दैट। मेरा शौक भी पूरा हो रहा था, काम भी मैं कर रहा था उनके साथ। तो वो मैंने 2 साल किया, एंड वो 2 साल फिर मेरे लिए बहुत अहम थे, क्योंकि उस वक्त मुझे पता चला कि आयरिश लोग कौन हैं, क्या हैं। फिर मैंने इनके बारे में और पढ़ना शुरू किया। जी। राइटर्स तो वहाँ की दुनिया में मशहूर हैं, ऑस्कर वाइल्ड हों, ऑस्कर W. वाइल्ड। येट्स हैं, ये सब आयरिश राइटर्स, बर्नार्ड शॉ हैं। तो अच्छा। ये सब जो राइटर्स थे वहाँ के, दे वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन थिएटर एक्टिविटी। उनके प्लेज होते थे वहाँ, लाइव प्लेज, वो सब तो मुझे एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सब थिएटर कल्चर दिखा वहाँ। तो मैंने कहा यार ये जगह तो बहुत अच्छी है, मैं तो यहीं बैठता हूँ। अभी फिलहाल तो लंदन नहीं जाऊंगा मैं। लंदन में क्या हो रहा था कि एक्सप्लोजन हो रहा था एशियन कम्युनिटी में। एक नया चैनल खुला था, चैनल 4 के नाम से, जो कि बहुत बड़ा चैनल है अपने में नाम। उस वक्त वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे एशियन लोगों को, काले लोगों को। फरूक धोंदी उसके प्रोड्यूसर थे, तो मीरा सयाल थी, काफ़ी कुछ अपने एशियन लड़के लड़कियां उसमें काम कर रहे थे, और अच्छे अच्छे प्लेस बन रहे थे, टेलीविजन के प्लेस। उसमें सईद जाफरी एक एक्टर होते सही थे। जाफरी साहब, बिल्कुल बिल्कुल। सईद भाई हमारे बहुत क्लोज थे। अच्छा। जी जी, मैं बहुत अच्छे दोस्त बने बाद में। हमने उनकी ऑटोबायोग्राफी डबलिन में लॉन्च करी, और आई केम टू मुंबई एंड स्टेड विद हिम इन मुंबई। सेजल अपार्टमेंट्स में रहते थे उस वक्त, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे मुंबई में। हाँ, भी किया। जी, छोटे कद के बड़े व्यक्तित्व वाले एक एक बिल्कुल इंसान बिल्कुल थे वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके अंदर जो टैलेंट था। उनकी इंटेंसिटी मुझे बड़ी खूबसूरत लगती थी। बिल्कुल। वो एक शॉट है उनका राम तेरी गंगा हाँ मैली में, हाँ हाँ हाँ, वो मैं 2 बार आते देखी मैंने, अभी भी आ रही थी टीवी पे हाँ, उस वो दिन। आते हैं और मतलब वो कैरेक्टर अगर हम किसी को कुंज बिहारी का कैरेक्टर किया हाँ, था। वो असल में अगर हम उस कैरेक्टर को किसी को नरेट करेंगे, किसी को ऐसा बताएँगे, ये कौन है कि भाई दलाल है, हम्म। कहने भर के लिए। मगर जब वो कैरेक्टर वहाँ खड़ा होके वो मोनोलॉग देकर जाता है, आप नहीं उसको रख सकते उस शेड में। बिल्कुल। वो बहुत ग्रे है, बड़ा खूबसूरत है। सईद जाफ़री साहब ने क्या गज़ब उसको निभाया है। गजब से, बहुत एब्सोल्युटली। बहुत और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा इन द वेस्ट। जी बहुत जी। बहुत ज़्यादा अरे बहुत उनकी फिल्में जो चैनल 4 पे चली हैं, और जी। बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने, गांधी जैसे फिल्म करी है, हाँ, हाँ। उसमें रिचर्ड एटनबरो ने, उसमें पटेल का रोल किया है जी, जी, उन्होंने, जी। सरदार पटेल का। और बड़ी फिल्में करी हैं उन्होंने। उन्होंने फिल्म करी थी डेविड लीन के साथ, जी। अ, अम, जो नॉवल के ऊपर बेस्ड है, E. M. फॉस्टर की नॉवल है। So that Saeed Jafri established himself both in the West and in India and Bombay. राइट, राइट। What happened was that again he bumped into an airport with um, the great director Satyajit Ray. ओके। और उन्होंने कहा कि Mr. Ray, I want to work with you. So if you have any character for me, I would love to work with you. तो देन सत्यजीत रे साहब ने जो शतरंज के खिलाड़ी फिल्म लिखी, वो बनाना चाह रहे थे, और उसमें कैरेक्टर था जो सईद जाफरी ने निभाया संजीव कुमार साहब के साथ। दैट वाज मिर्जा का कैरेक्टर था जी। वो। सो दैट वाज हैंड इन ग्लव्स फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। उसके लिए सत्यजीत रे साहब ने उनको बुलाया हुआ लंदन से, और उन्होंने मिर्जा का कैरेक्टर किया। शतरंज के खिलाड़ी रियलिस्टिक फिल्म है, देखिए आप, गदर के ऊपर लिखी गई है, लखनऊ के जो 1857 का गदर था जी, जी। उसके ऊपर वो फिल्म बनी है। और उसमें उन्होंने मिर्जा साहब का रोल किया है, जो कि उनके शतरंज के पार्टनर होते हैं संजीव साहब के साथ, संजीव कुमार साहब के साथ, जो कि नवाब है लखनऊ जी, के। जी। और नवाब। उधर स्टेट लुट रही है, और उनको अपनी शतरंज की पड़ी हुई है, जो नवाबियत का एक अंदाज था जी। कि कुछ लुट जाए हमें कोई मतलब नहीं, हमारा शतरंज चालू होना चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट ले, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। उसके ऊपर उन्होंने जो काम किया, वहां से उनका काम निखर के आया। जी। और फिर बॉलीवुड ने और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने जैसा उनको पकड़ा, जी। तो फिर छोड़ने का नाम ले लिया, एक के बाद एक के बाद एक। साईं प्रांजपे के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी एक फिल्म करी, जिसमें पान वाले का रोल किया उन्होंने।
फारूक शेख की और दीप्ति नवल की फिल्म थी। जी फिर शेखर सिंह नहीं क्या नाम है, शेखर कपूर, शेखर कपूर साहब इनकी एक फिल्म थी मासूम। जी मासूम मासूम में जो मासूम में बड़ा उन्होंने नोटेबल उनका हाँ काम है सूरी का कैरेक्टर जी जी किया है जी इन्होंने। तो बहुत काफी लंबे वक्त तक वो लंबे वो कम्यूट करते थे बिटवीन इंडिया एंड लंदन, और कभी कभी मुझसे कहते थे कि बेटा मैं तो सीधा स्टूडियो से स्टूडियो जाता हूँ, लंदन से उतरा स्टूडियो में, कैब मुझे स्टूडियो लेके आती है, फिर मैं वहाँ गया स्टूडियो से वापस मुंबई, एंड स्टिल फ्रॉम द एयरपोर्ट स्टूडियो टू स्टूडियो। तो उनका काम करने का जो अंदाज था, जो तरीका था, वो बड़ा ही टेनेशियस और बड़ी पावरफुल था, और उसी इंटेंसिटी से वो काम करते थे दोनों जगह, दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस में। फिर उन्होंने एक फिल्म करी थी वहाँ पर लंदन में, उसका नाम था माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट, जो कि डैनियल डे लुइस की पहली फिल्म थी। ओके उसमें वो और रोशन सेठ, जो कि बहुत बड़े इंडियन डायरेक्टर राइट एक्टर रहे हैं, हमारे लैम्डा के ट्रेंड एक्टर हैं ओके रोशन सेठ साहब। ये पुराने हैं एक्टर्स भी, क्योंकि दे वर ऑल इन एट दैट टाइम यू नो डूइंग बिग पार्ट्स। तो रोशन सेठ और ये दोनों भाइयों का रोल किया था इन्होंने। ब्यूटीफुल कहानी थी, हनीफ कुरैशी ने लिखी थी। एक गे स्टोरी थी, स्टोरी ऑफ गे, और एशियन लड़का जो है वो गे हो जाता है, इंडियन बैकग्राउंड का। अच्छा तो वो था गोर्डन वॉर्नॉक, एक इंग्लिश एक्टर है, उसने रोल किया। उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था, तो अच्छा मैं नहीं हो पाया था। तो मैं वहाँ पर किस्मत को भी कहूँगा कुछ ना कुछ, मतलब बहुत बड़ी फिल्म बनी वो, और बहुत हिट हुई, उसको अवार्ड अवार्ड मिले, डैनियल डे लुइस को अवार्ड। डैनियल ने के साथ गे का कैरेक्टर था, गोर्डन वॉर्नॉक एक्टर ने किया था वो। बहरहाल सईद भाई का बहुत अच्छा अंदाज था, वो मैं बहुत उनसे इंस्पायर होता था कि ये भी एक तरह से काम करने का तरीका अंदाज है। जी तो कभी ना कभी अगर ऊपर वाले ने कृपा करी, तो शायद मेरा भी कुछ ऐसे ही कुछ बात बन जाए कहीं। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना जी, जो खानदानी रईस इस हैं हैं वो मिजाज मिजाज रखते रखते हैं हैं अपना। नरम अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है क्या बात है, बहुत खूब बहुत तो खूब। अच्छा सही साहब बस एक आखिरी सवाल क्योंकि थोड़ा आजकल हम लोगों का सब्र कम हो गया है और हमारा काम उसी सब्र पे चलता है लोग बैठ के शायद 40 मिनट 1 घंटे के इंटरव्यूज पता नहीं देखते होंगे या नहीं मगर एटलीस्ट हमारे तो नहीं देख पाते बस एक मैं चीज़ समझना चाहता हूँ सही साहब कि आने वाले वक्त में हम जिस तरह से अभी बॉलीवुड ग्रो कर रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसके साथ जो एक ग्रोथ है आयरिश फिल्म इंडस्ट्री की वो क्या देखते हैं और क्या ये कोलैबोरेशन जो है जैसे रशिया के साथ बहुत ज़्यादा मेजर रहा और वो लोगों तक पहुंचा हम्म, हम्म। है ना तो क्या उस दिशा में भी आपको लगता है कि कुछ और काम हो सकता है और हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू आर इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक देन व्हाट कैन बी द रोड मैप हाउ इट वुड हैपन See, I'm a very instrumental part of it. I'm right in the middle of it. राइट दैट्स रीजन And what I'm trying to create is a corridor between Ireland and India as a production corridor. ओके क्योंकि there are a lot of stories जो कि आयरिश स्टोरीज हैं, इंडिया से कनेक्टेड हैं। ओके Right now, I'm in the middle of a massive project of 5.5 to 6 million euros, ओके which is a story of an Indian girl who dies few years ago in Ireland. ओके Her name was Savita Hallapannawar, and she dies because she was denied abortion. She was aborted. If she would have been aborted, she would have been alive. लेकिन वो कैथोलिक्स लॉज थे आयरलैंड में उस वक्त, 2012 की बात है ये, कि जब उसने इंडियन लड़के से शादी करी थी और यहाँ पे शादी.com से शादी हुई थी, वो शादी करके आयरलैंड गई थी, जो कि बहुत से यंगस्टर्स करते हैं। जी नॉर्मल है वो चीज़ कि एनआरआई लड़का है, शादी.com से अरेंज हुई मैरिज, शादी यहाँ हुई धूमधाम से, उसके बाद वहाँ वहाँ चले चले गए गए। ऐसे ही उस बच्चे के साथ हुआ, लड़के के साथ और इस लड़की के साथ। लेकिन सविता जब कॉम्प्लिकेशन उसका हुआ प्रेगनेंसी में, तो शी कंप्लेंट अबाउट इट and she wanted to get the abortion done. जी 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 But the law was the Eighth Amendment of the Irish Constitution, which disqualifies young pregnant women for abortion because they are over the limit of the pregnancy. So she was 17 weeks pregnant. हाँ ओके Yeah. The law says that you have to be less than 17 weeks. I think 14 weeks या 12 weeks ऐसा है. तो वो नहीं किया उसके साथ, तो उसका सेप्टिसीमिया हुआ उसको, और she died. And then husband sued the state completely.
because of that, and he got massive compensation for 1.6 million euro. And obviously Savita couldn't come back, वो तो गई चली गई, लेकिन उससे क्या हुआ कि वहाँ का जो लॉ था वो चेंज किया गया, उसमें रेफरेंस लॉ पब्लिक के लिए, फिर पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया इस बात को, कहा कि दिस इज अ रॉन्ग लॉ, we have lost so many our own girls, but the law was not changed. But now a foreigner, an Indian comes along and he dies, we have to look after the foreign people here. We will not allow them to die like Savita. So it must be changed. And so the laws changed, referendum took place, and in referendum narrowly they won, the people who want abortion to be qualified. So that's the story of the film I'm making. I'm going to direct that film as a directorial debut. Okay. I've written a script. 9th draft of the script is completed. The schedule is done. The budget is done. And the hunt for the investment is going on. So if this type of films get made, it will go viral internationally because it's an international subject. Very popular in US, very popular. India में तो different story है. India में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अबॉर्शन राइट अप टू द 9th month हो जाता है, 8th month हो जाता है, वो तो कोई नहीं, बैकडोर अबॉर्शन जो है वो क्वाइट कॉमन, ऑल्दो अनएथिकल, ऑल्दो बाय लॉ नॉट अलाउड, तस्वीर ही अलग है, वो तस्वीर ही अलग है. मैंने एक फिल्म करी थी कजारिया, बहुत कई साल पहले, कजारिया कजरी, अबाउट हाउ फीमेल इन्फेंटिसिज्म इज प्रेवलेंट इन इंडिया. वहाँ छोटे बच्चों को मार दिया जाता है सॉल्ट पिला के. आती हैं बच्चियां को लेके कि लड़की पैदा हुई है और हम नहीं चाहते हैं इसको, तो वो एक तांत्रिक टाइप का कैरेक्टर है उसमें फिल्म में. वो उसको नमक पिलाती है बच्ची को गोद में लिए हुए, छोटी सी पैदा हुई बच्ची है, वो शी डाइज 2 मिनट में नमक से चोक हो जाती है वो. सो दैट्स द मूवी मेड बाय गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मधुरिता आनंद. तो शी इज बेस्ड इन मुंबई, and that's how I came to know about this subject. So I got obsessed with that, and I said I must make a movie on this. So I started writing a script. I'm a writer now. I write a lot. I wrote 2 novels, and those novels should also be made into movie. So to answer your question, there are a lot of subjects which are resonating between India and Ireland. Historically there are 2 subjects, which is one on Ranji Trophy जो यहाँ खेली जाती है क्रिकेट की, based on Maharaja Ranjit Singh of Jamnagar in Gujarat. He was the first Indian statesman to go to Ireland, and he bought a castle there. Castle आज भी मौजूद है, वो is converted into a hotel, 5-star hotel, but it's called Ballynahinch Castle in the south of Ireland, and it's a beautiful castle that was bought by Maharaja Ranjit Singh. He became the first cricketer to play for England. Okay. Yeah, and उसका जो स्ट्रोक था, रणजी स्ट्रोक, आज बहुत पॉपुलर समझा जाता है. रणजी की आज भी रणजी ट्रॉफी इंडिया में खेली जाती है, बहुत बड़ा मैच होता है रणजी ट्रॉफी का. तो एक ये सब्जेक्ट है महाराजा रणजीत सिंह का कनेक्शन आयरलैंड से इंडिया का. इसी तरह कई कहानियां हैं, इंपीरियल रॉयल हैं, पॉलिटिकल हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शन. And more interestingly, Harsh, what is happening is that a new culture is developing there now, with the new Indians coming and living in Ireland. Okay. So unke underneath, there's a lot of stories bubbling. Right. You know, human stories, relationship stories, fraud stories, all sorts of things, because that's what life is all about. Right. When people go, they take their culture with them. So I'm writing about them, and so that will happen. That's one area. The other area is a direct shooting, जो कि जैसा कि I was involved guiding the production company of Yash Raj in the film called एक था टाइगर, जो कि सलमान खान, कटरीना कैफ की बड़ी पॉपुलर फिल्म हुई है. So I was chief instrumentalist to set up the production of that film, and guided Yash Raj production how to shoot films here. So you can say that as an advisor to the industry and as a line producer sometime, I have a network of line producers. I guide people. Our producers, our production companies have a very different work ethics.
Right. and that we have a European standard. We have to follow that standard. Exactly. You just can't take the camera and shoot anywhere in the park or anywhere Mm. like that. So all of that is very formal things to do. So therefore industry is growing both ways. और हमारी इंडस्ट्री तो है ही ग्रो हुई हुई, and we make lot of films, we go all over the पूरी world. इंडस्ट्री है, जीडीपी का इतना बड़ा जी हिस्सा जब इतना उससे बड़ा आता है, सब कुछ है. अच्छा, on top of that we give incentive, a tax credit है. जी 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 to the filmmakers. बिल्कुल. So if they hooked up with the local producer, they get 32% of the budget back into their production company. Not direct subsidy, which is wrongly understood and which British people do. They give 40% of your budget upfront as a tax rebate. और क्या होता है कि ये हमारे क्रिएटिव अकाउंटेंट जो हैं इंडस्ट्री के, इन्फ्लेट कर देते हैं बजट को, तो वो 40% बिकम द मेन शूटिंग कॉस्ट. राइट. सो वो फ्री में शूट करके ले आते हैं फिल्म. दैट इज नॉट पॉसिबल इन आयरलैंड. आयरलैंड के साथ नहीं हो सकता. नहीं बिल्कुल हो सकता. क्योंकि आर्थिक स्थिति दोनों देशों में बहुत फर्क है. बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल. फर्क है उसका. But I'm working on it, and I'm right in the middle of it. I have a wealth of knowledge of this. I participated in many film festival in Germany, in Cannes, by promoting this concept of co-production. And co-production is something which is possible. Why not? If a credible film. It is happening. It is on the face of what. There's no such rocket science sort of a thing. Yeah, it's very simple. Yeah. और कुछ ऐसे laws भी नहीं है, क्योंकि this is what I believe is a win-win situation for both the countries. Correct. बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारत में सिनेमा एक बहुत बड़ी सच्चाई है. बिल्कुल. और उस सच्चाई की तरफ पैसा भी जाता है, लोग भी जाते हैं. बेशक. कल ही जो एम्बेसडर साहब आए थे, डेप्यूटी एम्बेसडर साहब, उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा फिल्मों की वजह से टूरिज्म भी बढ़ा है, तो ऐसा रिपल इफेक्ट बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. इसी के साथ सिराज साहब, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं, मगर जैसा मैंने कहा कि वक्त कम. वक्त देखिए, उतना मेरी निजी समझ ये कहती है कि वक्त हर किसी के पास उतना ही है. बात यह है कि हम तवज्जो किस चीज़ को देते हैं, और आज हमारी तवज्जो इस चीज़ पे है कि जो लोग देख रहे हैं, क्या वो इतनी देर तक बैठेंगे और देख पाएंगे. बात यह है, कल हो सकता है कि ये हालात बदलें, ये वक्त बदले, ये शक्ल बदले, और फिर तवज्जो इस बात पे हो कि सामने वाला व्यक्ति बात क्या कह रहा है. बेशक. वक्त कितना ही जाए, कोई अच्छी बात है तो बैठ के सुनिए. इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिराज साहब आने के लिए, बात करने के लिए. और यही कहूँगा कि आने वाले वक्तों में अगर आयरलैंड और भारत के बीच में अगर ये जो एक पुल है, जो फ़लसफ़ी तौर पे थोड़ा मैं कह रहा हूँ, ये पुल जो है जिस पे चल के वहाँ से और यहाँ से ऐसे लोग जो कुछ काम करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री में, वो जाएँगे तो बड़ा सुखद होगा. और मेरे ख्याल से उसके जो खंभे होंगे वो आप ही को सलामियाँ देंगे. Thank you so much indeed, and this is what my effort is as well. And thank you very much once again giving me opportunity to talk to you, and it's absolute pleasure and absolute delight to talk to you. Thank you so much. तो ये थे सिराज ज़ैदी साहब. इनसे बातचीत मैंने शुरुआत में जो कहा था वो शायद मैं उनके जवाब ले पाया. अगर नहीं तो खूबसूरत चीज़ ये है कि सिराज साहब इंडिया आते रहते हैं, भारत आते रहते हैं, और अगर कभी मौका मिला किसी फेस्टिवल में तो हम भी कोशिश करेंगे कि जाएं आयरलैंड और वहाँ से दिखाएं कि अभी तक जो आप बैकपाइप सुनते हैं और जिस तरीके की वो पूरी सीनरी चलती है, क्लिफ, उसके बगल में पूरा को विशाल समंदर और सब चीज़ें, उनको आपको सामने से दिखाएं. और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही चीज़ें आपको आने वाले समय में मूवीज़ में भी दिखें, तो थोड़ा-सा हमको समझदारी के साथ सिनेमा को चुनना होगा. और सिनेमा देखते वक़्त हमको कागज़ और कलम अगर हम ना लेके बैठें, तो कम से कम ये जो तख्ती है इसे खुला रखना होगा. बस मैं यही समझता हूँ. बाकी ज़्यादा ज्ञान देने की ना तो मेरी हैसियत है और ना मेरी इच्छा. तो दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरी शख्सियत के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आस-पास सफाई रखें, लोगों से मोहब्बत के साथ रहें और देखते रहें MS TV.